Hello friends and welcome to the video on DC machine and transformer. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on टेस्ट परफॉर्म ऑन थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर पे कौन से टेस्ट परफॉर्म होते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग आउटकम। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will able to understand the course outcome, that is use three phase transformer for different application, and the learning outcome is understand the three phase transformer and know the test perform on the three phase transformer। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, देन बैंक ऑफ सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर और सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, देन ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर पे कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ये आपको कंप्लीटली यूनिट नंबर 4 थ्री फेज ट्रांसफार्मर में सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपका ये आउटकम सेटिस्फाई होगा, दैट इज़ द कोर्स आउटकम। और लर्निंग आउटकम मतलब आपको इस वीडियो में थ्री फेज ट्रांसफार्मर का नॉलेज मिलेगा, एज वेल एज आपको थ्री फेज ट्रांसफार्मर पे कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं इसका भी नॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट परफॉर्म ऑन थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में दो टाइप के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज द फेजिंग आउट टेस्ट एंड सेकेंड वन इज द पोलैरिटी टेस्ट। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में जब आपने पोलैरिटी टेस्ट पढ़ा है, सेम एज इट इज़ फॉर द थ्री फेज टेस्ट के लिए होता है। तो पोलैरिटी टेस्ट को हम क्यों व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पोलैरिटी टेस्ट, या क्यों हम पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म होते हैं, तो वाइंडिंग की जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग की पोलैरिटी, दैट इज़ द पॉजिटिव पोलैरिटी और द निगेटिव पोलैरिटी है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे फेजिंग आउट टेस्ट। तो फेजिंग आउट टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या है, उसके स्टेप्स क्या है और उसकी डायग्राम क्या है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप देख रहे हो सर्किट डायग्राम फॉर द फेजिंग आउट टेस्ट। The main aim to perform the phasing out test to identify the winding of corresponding phases placed on the each core limb of the three phase transformer। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे थ्री ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कनेक्टेड है। वाइंडिंग दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड दिस इज द थर्ड वाइंडिंग। ठीक है, दिस इज आर वाई बी फेजेस हम बोल सकते हैं। तो दिस इज द थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो अगर मैंने बोला ये प्राइमरी वाइंडिंग है आर फेज की, तो क्या सेकेंडरी वाइंडिंग आर फेज की यही है, ये हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फेजिंग आउट टेस्ट, टू आइडेंटिफाई वाइंडिंग और करस्पॉन्डिंग फेजेस प्लेस ऑन द ईच कोर लिम्ब ऑफ द थ्री फेज। अगर ये आर फेज है तो आर फेज का प्राइमरी सेकेंडरी सेम है क्या, अगर मैं बी फेज को लगाती हूँ तो बी का प्राइमरी और उसी का सेकेंडरी सेम है क्या, देन अगर मैं वाई फेज को लगाती हूँ, अगर मैंने वाई को सप्लाई दिया तो उसका सेकेंडरी वही वाइंडिंग है क्या, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फेजिंग आउट टेस्ट। तो फेजिंग आउट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या करना होता है, शॉर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अदर फेजेस एक्सेप्ट द वन अंडर टेस्ट। जिस टेस्ट को आप सप्लाई देने वाले हो, जिस फेज को आप सप्लाई देने वाले हो और जहाँ पे आप वोल्टमीटर लगाओगे उस वाइंडिंग को छोड़ के आपको बाकी जो वाइंडिंग है उसको क्या करना होता है, शॉर्ट करना होता है। अगर मैंने आर फेज को सप्लाई दिया है और आर फेज के सेकेंडरी को मैंने वोल्टमीटर लगाया है, तो मैंने वाई और बी को और वाई को क्या किया है, शॉर्ट करके रखा है। कनेक्ट द वोल्टमीटर टू द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे मैंने वोल्टमीटर सेकेंडरी साइड में कनेक्ट कर दिया। स्मॉल डीसी करंट सर्कुलेटेड थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग टुवर्ड्स द स्विच। यहाँ पे मैंने डीसी सप्लाई लगा दिया, तो आप यहाँ से क्या होगा, स्मॉल करंट फ्लो होगा। नाउ द हेल्प ऑफ स्विच इंटरप्ट द डीसी सप्लाई इंस्टेंटली एंड रिपीटेडली। तो आपको क्या करना है, अगर आप
इस वाइंडिंग को, आर वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देते हो तो वहीं पे आप वोल्टमीटर लगाओगे और इसको शॉर्ट कर दोगे। देन क्या होगा, यहाँ पे जो आपने डीसी वोल्टमीटर लगाया है अगर वो डिफ्लेक्शन देता है, जब यहाँ से स्मॉल करंट फ्लो होगा तब वो वाइंडिंग उस फेज की सेकेंडरी वाइंडिंग है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं देता है, मतलब अगर आपने प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दिया है तब डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, मतलब वो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं है। जैसे वोल्टमीटर यहाँ पे लगाओगे तो वो डिफ्लेक्शन देगा, लेकिन डीसी सप्लाई यहीं पे रखोगे और वोल्टमीटर यहाँ पे न लगाते हुए सेकेंडरी में यहाँ पे लगाओगे तो वो डिफ्लेक्शन देगा क्या? नहीं देगा। अगर इन दोनों को शॉर्ट करोगे और वोल्टमीटर यहाँ पे लगाओगे तभी भी वो डिफ्लेक्शन नहीं देगा। मतलब आर फेज के लिए अगर ये प्राइमरी वाइंडिंग है तो यही सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये दोनों में वो डिफ्लेक्शन नहीं देगा। आपको वोल्टमीटर तीनों में भी लगा के देखना है कि डिफ्लेक्शन देता है कि नहीं देता है। अगर आपने डीसी सप्लाई यहाँ से निकाल के वाई फेज में लगा दिया तो इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, इसको भी शॉर्ट करना पड़ेगा। अब डीसी सप्लाई कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। और वोल्टमीटर कहाँ पे होगा? यहाँ पे। अब वोल्टमीटर यहाँ पे डिफ्लेक्शन देगा क्योंकि आपका डीसी सप्लाई कहाँ है? वाई में है। बट जब आप वोल्टमीटर आर में लगाओगे और बी में लगाओगे तब वो डिफ्लेक्शन देगा क्या? नहीं, क्योंकि वाई के लिए अगर ये प्राइमरी है तो यही सेकेंडरी है। ऐसे आपको रिपीटेडली चेक करते जाना है। फिर डीसी सप्लाई आप यहाँ से शिफ्ट करके बी में दोगे तब इन दोनों को आपको क्या करना है? शॉर्ट करना है। देन वोल्टमीटर आप तीनों में लगा के देखोगे तो यहाँ पे बी के लिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं देगा, यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा, वो कहाँ देगा? यहाँ पे डिफ्लेक्शन देगा। तो इस प्राइमरी के लिए यही सेकेंडरी है। ऐसे आपको फेजिंग आउट टेस्ट परफॉर्म करना है। जब आप डीसी सप्लाई एक आध प्राइमरी वाइंडिंग पे अप्लाई करते हो तो वोल्टमीटर आपको तीनों के सेकेंडरी में लगा के चेक करना है। जहाँ डिफ्लेक्शन देगा वहाँ उसका सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। अगर वो डिफ्लेक्शन नहीं देता है तो वो उसका सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं है। Then if the voltmeter indicate the deflection, then indicate that two winding is connected belong the same phases. If the voltmeter is not deflected, then the winding are not belong to the same phases. Repeat the procedure by connecting the voltmeter to the secondary side of the next winding till the voltmeter give the deflection. तो ये आप ऐसे आपको तीनों के लिए चेक करना है। ये होता है फेजिंग आउट टेस्ट। फिर हम देखते हैं स्कॉट कनेक्शन। अब स्कॉट कनेक्शन क्या होता है? यहाँ पे आपको एक ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है। दिस इज द प्राइमरी साइड, दिस इज द सेकेंडरी साइड। बट इस ट्रांसफॉर्मर को डिवाइड किया है लोड, ठीक है, लोड डिवाइड करते हैं, इसको हम बोलेंगे स्कॉट कनेक्शन। द स्कॉट कनेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज यूज फॉर द 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्शन। 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? स्कॉट कनेक्शन बोलते हैं। व्हेन द 2 phases load such as the electric traction of large rating are to be used so that large load get distributed equally on the 3 phase balance load condition। इसका एक एग्जाम्पल है ट्रेन। आप जब देखते हो, आप ट्रेन जब जाती है तब वो 2 वायर से जाती है, ठीक है। 2 वायर पे वो 2 लोड को क्या करती है? बैलेंस करती है। तो 3 फेज टू 2 फेज उसको हम कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग स्कॉट कनेक्शन। तो दिस इज द एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ स्कॉट कनेक्शन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इस फेजेस को ये डिवाइड करके इसने कितने 3 फेज को कितने फेज पे लेके आए हैं? 2 लोड पे। द स्कॉट कनेक्शन इज ऑल्सो यूज फॉर द फेज टू 3 फेज, 2 फेज टू 3 फेज। टू स्कॉट कनेक्शन ये 2 फेज टू 3 फेज भी हम यूज कर सकते हैं। देन आप देख रहे हो स्कॉट कनेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी टर्न्स हैविंग अंडर रूट 3 टर्न्स ऑन द प्राइमरी बट द वोल्टेज पर टर्न्स इज सेम। वोल्टेज, ये स्कॉट कनेक्शन में वोल्टेज टर्न्स होते हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ कौन से टर्न्स चेंजेस होते हैं? द स्कॉट कनेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी टर्न्स हैविंग द अंडर रूट 3/2 टर्न्स ऑफ द प्राइमरी। टर्न्स रेशियो ओनली चेंज होता है बट द वोल्टेज रेशियो हमेशा कैसे रहेगा? सेम रहेगा।
ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ट्रांसफॉर्मर का वाइंडिंग अंडर रूट थ्री N1/2, दिस द सेकेंडरी साइड। देन इसने 3 फेज को कितने फेज में कन्वर्ट किया है, 2 फेज में कन्वर्ट किया है, और यहाँ पे लोड लगाया हुआ है। द मेन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज N1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 N2। सो N2/N1 हम करेंगे तो 2/√3, दैट इज 1.15। इफ द load is balanced on the primary side, in it also balance on the secondary side. एडवांटेजेस ऑफ एमरफस कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो एमरफस कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के क्या एडवांटेजेस होते हैं ये हम देखेंगे। इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड कांस्टेंट लॉसेस आर रिड्यूस। ये जो एमरफस मटेरियल होता है, अगर ये मटेरियल हम कोर में यूज़ करते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, तो ये जो ट्रांसफॉर्मर की इफ़िशेंसी है वो इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि इसमें लॉसेस कम होते हैं, एज 75% कम करते हैं दैन द कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर यानी नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर के। दिस मटेरियल हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बट द लो कोर लॉसेस। रेजिस्टिविटी हाई होने के वजह से इसमें जो कोर लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट भी इसमें रिड्यूस होता है। ओवरलोड कैपेसिटी इस मटेरियल की अच्छी होती है। देन हाई रिलायबिलिटी भी हाई होती है। शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी भी एक्सेलेंट है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इस मटेरियल का कम है। तो अब हम देखेंगे समरी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है, व्हाट इज़ द फेजिंग आउट टेस्ट, फेजिंग आउट टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, क्यों परफॉर्म करते हैं, देन स्कॉट कनेक्शन क्या होता है, उसका अप्लीकेशन कहाँ है, देन हमने देखा है। नेक्स्ट हमने क्या देखा है, एडवांटेजेस ऑफ एमरफस कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। अब हम देखेंगे पीओ मैपिंग। तो सबसे पहले हमारा PO1 सेटिस्फाई होता है, दैट इज़ द बेसिक नॉलेज। हमें यहाँ से 3 फेज ट्रांसफार्मर का बेसिक नॉलेज मिल रहा है। देन PO6 इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब आप इंडिविजुअली वर्क करोगे, माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे, तब आपको इस वीडियो का नॉलेज होगा, दैट्स वाई आपका PO6 सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO7 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब भी आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे तब 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसमें कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ये आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। दैट्स वाई PO7 भी सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।